हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। और आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है। देखिए, हम लोग नर्वस सिस्टम का आज 6th क्लास करने जा रहे हैं और ये लास्ट क्लास है, ठीक है। और पिछले दिनों में हम लोगों ने बहुत सारे चैप्टर ख़त्म किए, जैसे कि हमने कोशिका के बारे में जाना, हमने ह्यूमन, ये तो ब्रेन ख़त्म हो रहा है, ये तो आज के क्लास में ख़त्म हो जाएगा, तो हमारा जो नर्वस सिस्टम वाला चैप्टर है वो भी ख़त्म हो चुका होगा। डाइजेस्टिव सिस्टम ख़त्म हो चुका है। सर्कुलेटरी सिस्टम में हमने ब्लड पढ़ लिया और ह्यूमन हार्ट पढ़ लिया। तो आज ये क्लास का लास्ट है, तो कल से हम लोग क्या शुरू करें आप लोग बताइएगा, ठीक है। तो आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म लक्ष्य केंद्र पे। तो आइए चलते हैं, हम लोग आगे चलते हैं। देखिए, कल के क्लास में मैंने, पिछले क्लास में, कल तो क्लास नहीं होती, पिछले क्लास में मैंने क्या बताया था कि पिछले क्लास में बताया था कि ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, ठीक है। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, ठीक है। फोर ब्रेन का 3 पार्ट था। फोर ब्रेन का कितना पार्ट था, चलिए एक बार लिख देती हूँ आप सबके लिए, लेकिन ये चीज़ें हो चुकी हैं, ठीक है। मैंने बताया था ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं। कौन से? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, ठीक है। ये बातें हो चुकी थी। मैंने बताया था कि फोर ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं। फोर ब्रेन के भी 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? पहला मैंने बताया था थैलेमस, जिन्होंने भी क्लास की होगी उन्हें याद होगा, थैलेमस। दूसरा था हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। और तीसरा क्या था? तीसरा था सेरेब्रम, जिसे हम क्या कह रहे थे? प्रमस्तिष्क। फोर ब्रेन को क्या कहते हैं? अग्र मस्तिष्क। याद रखेंगे आप लोग, अग्र मस्तिष्क, ठीक है। मिड ब्रेन को क्या कहते हैं? मध्य मस्तिष्क। और हिंड ब्रेन को क्या कहते हैं? पश्च मस्तिष्क, ठीक है, ठीक है। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क जो होता है वो सबसे बड़ा होता है, ठीक है, सबसे बड़ा, ठीक है। ये क्या है? सेकंड लार्ज। ये क्या है? छोटा। याद रहेगा, ये सारी चीजें हो चुकी हैं, ठीक है। ये फोर ब्रेन का पार्ट है थैलेमस, हाइपोथैलेमस और सेरेब्रम। इसके बाद मध्य ब्रेन जो होता है इसका कोई पार्ट नहीं होता है। हिंड ब्रेन का होता है 3 पार्ट, ठीक है। हिंड ब्रेन का भी कितना पार्ट होता है? 3 पार्ट। कौन कौन सा? पहला तो होता है सेरेबलम, दूसरा होता है मेड्यूला ओब्लंगाटा, और तीसरा होता है पोन्स वेरोलाई, ठीक है। ये सारा कुछ हो चुका है। एक बार मैं वीडियो चेक कर लेती हूँ, ठीक है। देखिए, ये सारी चीज़ें मैंने पिछले क्लास में कराई हुई हैं, ठीक है। मैंने ये बता रखा है कि ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन के कितने पार्ट होते हैं? फिर से अगेन, फोर ब्रेन के जो होते हैं वो 3 पार्ट होते हैं, थैलेमस, हाइपोथैलेमस और सेरेब्रम, जिसको हम प्रमस्तिष्क बोलते हैं। उसके बाद मध्य मस्तिष्क का कोई पार्ट नहीं होता है, मध्य मस्तिष्क। उसके बाद हिंड ब्रेन का कितना होता है? 3 पार्ट होता है। कौन कौन सा? सेरेबेलम, मेडुला ऑब्लोंगाटा और पोन्स वेरोलाई, ठीक है। सेरेब्रम को क्या कहते हैं? अनुमस्तिष्क, ठीक है। आप लोग याद रखेंगे कि ये सेरेब्रम जो होता है, सेरेब्रम वो फोर ब्रेन का पार्ट होता है, और सेरेबेलम जो होता है वो किसका पार्ट होता है? हिंड ब्रेन का पार्ट होता है। थोड़ा सा का अंतर है, इसलिए आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, याद रखेंगे, ठीक है। सेरेब्रम को कहते हैं प्रमस्तिष्क, ठीक है।
प्रमस्तिष्क। और सेरेबेलम को क्या कहते हैं? सेरेबेलम को कहते हैं अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क, ठीक है, याद रहेगा, ठीक है, अनुमस्तिष्क। देखिए थैलेमस का क्या वर्क था? थैलेमस का वर्क था कि ये 3 सेंसरी ऑर्गन को क्या करता था? कमांड कर रहा था, कंट्रोल कर रहा था। 3 सेंसरी ऑर्गन को क्या कर रहा था? ये कमांड और कंट्रोल कर रहा था। कौन कौन सा? मैंने बताया था कि सेंसरी ऑर्गन कितने होते हैं? 5 होते हैं। सेंसरी ऑर्गन कितने होते हैं? 5 होते हैं। पहला ईयर, दूसरा आई, तीसरा नोज, चौथा टंग और 5वां स्किन, ठीक है। तो जो थैलेमस है वो किसको कंट्रोल करता है? ये 3 सेंसरी ऑर्गन को कंट्रोल करता है। 3 सेंसरी ऑर्गन को कंट्रोल करता है। कौन कौन सा? नोज, टंग और स्किन। नोज, टंग, स्किन, नोज, टंग, स्किन, ठीक है। मैंने बताया था कि ये हमें क्या सेंस देता है? सूंघने का सेंस देता है, ठीक है। उसके बाद टेस्ट, खट्टा, मीठा, तीखा, चटपटा, इन चीज़ों का जो सेंस है वो कौन देता है? थैलेमस देता है। ये हमारे ब्रेन के थैलेमस वाले पार्ट से इसका सेंस आता है, ठीक है। उसके बाद जो स्किन है वो क्या करता है? टच का हमें सेंस देता है, यानी कि हमने कोई सरफेस छू लिया, वो ठंडा है, गर्म है, कैसा है, उन चीज़ों का हमें सेंस कौन दे रहा है? या फिर हमें कोई टच कर रहा है तो उन चीज़ों का भी सेंस कौन दे रहा है? थैलेमस दे रहा है, ठीक है। ये चीज़ें हो चुकी है पिछली क्लास में। उसके बाद मैंने पढ़ाया था हाइपोथैलेमस। और एक बात आप याद रखेंगे कि थैलेमस जो होता है ना, वो बाहरी हीट को रेगुलेट करता है, यानी बाहरी हीट को, टेम्परेचर को ये रेगुलेट करता है, अंदर वाले हीट को ये रेगुलेट नहीं करता है, ठीक है। हाइपोथैलेमस क्या करता है? हाइपोथैलेमस हमारे किन किन चीज़ों को रेगुलेट करता है? तो इसमें आता है एंगर, गुस्सा, प्यार, उसके बाद जो बिहेवियर होता है हमारा, किसी के प्रति कोई बिहेवियर, वो, या फिर बोल सकते हैं जो क्या बोलते हैं, उसके बाद जो हीट होता है, जो टेम्परेचर होता है, हमारे बॉडी के अंदर का जो टेम्परेचर होता है उसको कौन कमांड करता है? हाइपोथैलेमस, ठीक है। कौन? हमारी जो इच्छाएं होती है वो भी कौन कमांड करता है? थैलेमस, ठीक है। प्यार, हेट, गुस्सा, ये सारा कुछ कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस। मैंने जब हार्ट पढ़ाया था तब उस वक्त आप लोग को बताया था कि लोग क्या कहते हैं, कोई भी कहता है कि मैं आपको दिल से प्यार करता हूँ, तो जब दिल में कोई फीलिंग ही नहीं होता, हार्ट में हमारे कोई फीलिंग नहीं होता, वो एक ऑर्गन की तरह काम करता है, वो जस्ट एक ऑर्गन की तरह काम करता है। जैसे हमारा लीवर वर्क करता है, जैसे हमारे स्टोमक का कई सारे भाग, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज, गॉल ब्लेडर, ये सारी चीज़ें जैसे वर्क करता है, हमारा किडनी, हमारा लंग्स, ये जैसे वर्क करता है, वैसे ही हमारा जो फेफड़ा है, वैसे ही जो हमारा हार्ट है वो भी काम करता है एक ऑर्गन की तरह, ठीक है। उसमें कोई फीलिंग्स नहीं होती है, वो सारी फीलिंग्स जो हम अपने सोसाइटी में सुनते हैं, जो बॉलीवुड में, सोसाइटी में, या फिर कहीं भी हम चीज़ें सुनते हैं, दिल वाली बात या फिर प्यार, दिल से प्यार करना, वो सारी चीज़ें कहाँ आती है? वो थैलेमस में आती है। नफ़रत, गुस्सा, प्यार, व्यवहार, ये सारी चीज़ें थैलेमस से आती है। किसी को देख के हमें प्यार आ रहा है, हमने एक छोटे से बच्चे को देखा, हमें उससे प्यार आ रहा है, या फिर किसी जानवर के बच्चे को देख लिया, हमें उस पर प्यार आ रहा है, तो वो सारी चीज़ें क्या हैं? वो सारी चीज़ें हैं हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। प्यार आना, गुस्सा होना, या फिर हेट, जो नफरत होता है, बिहेवियर, वो सारी चीज़ें आती हैं हाइपोथैलेमस के थ्रू, ठीक। उसमें हार्ट का कोई लेना देना नहीं है, हमारे दिल का कोई लेना देना नहीं है। दिल जस्ट एक ऑर्गन की तरह काम करता है, एक पंपिंग ऑर्गन की तरह काम करता है, एक मस्कुलर ऑर्गन की तरह काम करता है। मैंने ये सारी चीज़ें हार्ट वाले चैप्टर में पढ़ा रखा है कि हमारे दिल में कोई भी हड्डी नहीं होती है, वो मसल्स से बना होता है, केवल मस्कुलर ऑर्गन होता है, मांसपेशीय अंग होता है, ठीक है। ठीक है, ये हुई हाइपोथैलेमस की बात। अच्छा, एक और बात, ये हमारे बॉडी के अंदर की हीट को क्या करता है? रेगुलेट करता है। हमारे अंदर की हीट को, यानी हमें फीवर हो गया तो वो चीज़ें कौन बताता है? हमारे अंदर की टेम्परेचर को कौन मेंटेन कर रहा है? हाइपोथैलेमस, ठीक है। इसीलिए हाइपोथैलेमस को क्या कहते हैं? इसीलिए हाइपोथैलेमस को कहते हैं थर्मामीटर, शरीर का थर्मामीटर, ठीक है। याद रहेगा, शरीर का थर्मामीटर किसे कहते हैं? हाइपोथैलेमस को। और क्वेश्चन इससे पूछता है, 2 क्वेश्चन पूछता है, थैलेमस से और हाइपोथैलेमस से हमेशा पूछता है, और ये हमेशा कंफ्यूजन में लाने के लिए बच्चों को पूछता है कि बाहरी हीट को, बाहरी तापमान को कौन रेगुलेट करता है? तो थैलेमस। शरीर के अंदरूनी ताप को कौन रेगुलेट करता है? तो हाइपोथैलेमस। आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था सेरेब्रम के बारे में कि सेरेब्रम क्या होता है। तो सेरेब्रम के बारे में मैंने बताया था कि हम जो चीज़ देखते हैं उसे वो हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं स्टोर हो जाता है। वो चीज़ें, या फिर कोई भी चीज़ हम सीखते हैं, कोई भी चीज़ पढ़ते हैं किसी से, या फिर हमारा जो
पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, किसी से बात करना, किस वे में हम बात कर रहे हैं, हमारी पर्सनालिटी क्या है, या फिर बैठने का ढंग, उठने का ढंग, बोलने का ढंग, ठीक है, कब हमें कौन सी बात बोलनी चाहिए, ये सारी चीज़ें कौन कमांड करता है, सेरेब्रम। इसमें हमने पढ़ा था 4 लोब के बारे में, ओसिपिटल के बारे में, इसके बाद टेम्पोरल पढ़ा था, उसके बाद ये क्या क्या पढ़ा था, ओसिपिटल पढ़ा था, पेरिएटल पढ़ा था, ये सारी चीज़ें यहाँ हमने सेरेब्रम में पढ़ा था, ठीक है, ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। इसके बाद हमने मिड ब्रेन को पढ़ा था कि मिड ब्रेन में जो होता है 2 सेंसरी ऑर्गन आते हैं मिड ब्रेन में। कौन से आते हैं, ईयर और आइज, ईयर और आइज, यानी देखने का सेंस और सुनने का सेंस कौन देता है, मिड ब्रेन। आज हम पढ़ेंगे सेरेबेलम के बारे में, सेरेबेलम के बारे में, उसके बाद मेडुला ऑब्लांगाटा के बारे में, पोन्स वेरोलाई के बारे में, ये तीनों चीज़ें आज हम पढ़ेंगे और ये चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो चलिए सेरेबेलम के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंड ब्रेन, ठीक है, पूरा हिंड ब्रेन आज खत्म करेंगे हम लोग और आज का चैप्टर खत्म हो जाएगा। देखिए हिंड ब्रेन, ठीक है, पश्चिम मस्तिष्क, इसमें हम पहला पढ़ रहे हैं सेरेबेलम के बारे में, अनुमस्तिष्क के बारे में, अनुमस्तिष्क, ठीक है, ठीक है। देखिए इससे हम कहते हैं सबसे छोटा दिमाग, ये हमारे ब्रेन का सबसे छोटा वाला भाग होता है, तो इसे बोलते हैं लिटिल ब्रेन, लिटिल ब्रेन, ठीक है, लिटिल ब्रेन, छोटा दिमाग, माफ कीजिएगा, छोटा दिमाग, इसे क्या कहते हैं हम, छोटा दिमाग, ठीक है। दूसरा है ये क्या करता है, हमारी बॉडी को बैलेंस रखता है, ये हमारी बॉडी को क्या करता है, बैलेंस रखता है, यानी बॉडी बैलेंसिंग में काम करता है, बॉडी बैलेंसिंग, बॉडी बैलेंसिंग में सहायक। और इसे क्या कहते हैं बताइए, सेरेबेलम के बारे में, इसको अनुमस्तिष्क बोलते हैं, ठीक है। इसे कहते हैं ट्री ऑफ लाइफ। एक बात ये भी टॉपिक आप लोग याद रखिएगा कि इसे बोलते हैं ट्री ऑफ लाइफ, ट्री ऑफ लाइफ। क्यों बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, ये देखिए ये हमारी बॉडी को क्या कर रहा है, बैलेंसिंग कर रहा है, बैलेंस करके रखा हुआ है, यानी कि मैं आपके सामने खड़ी हूँ, आपके सामने खड़ी हूँ, किस वजह से, इसी के वजह से, सेरेबेलम की वजह से, ठीक है, सेरेबेलम की वजह से आपके सामने खड़ी हूँ, यानी जो मेरा शरीर का बैलेंस बना हुआ है, मैं गिर नहीं पा रही हूँ, तो ये किसकी वजह से, ये जो बैलेंस है वो किसने बनाया है, तो सेरेबेलम ने बनाया है। याद रखिएगा कि जो भी मैं आपके सामने अभी खड़ी हूँ, तो ये चीज़ें कौन ये कर रहा है, मैं किसके सहारे खड़ी हूँ यहाँ पे, तो सेरेबेलम के, ठीक है। इसके बाद आता है ट्री ऑफ लाइफ, यानी कि ये हमारे लिए पेड़ की तरह है, मतलब जैसे जीवन में पेड़ कैसे सहायक होते हैं हमारे लिए, अगर पेड़ नहीं हो तो हमें ऑक्सीजन ना मिले तो हमारी डेथ हो जाएगी, अगर यानी हम जो है पेड़ पे डिपेंड है, ट्रीज पे डिपेंड है, पेड़ पौधों पे डिपेंड है, और जो पेड़ पौधे हैं वो हम पे डिपेंड है, यानी हमसे उन्हें अगर कार्बन डाइऑक्साइड ना मिले तो पेड़ भी मर जाएंगे, और अगर पेड़ों से हमें ऑक्सीजन ना मिले तो हम भी मर जाएंगे, यानी हम दोनों एक दूसरे के बिना जीवित नहीं रह सकते। यानी ह्यूमन, मानव या फिर कोई भी जीव जंतु, जो पृथ्वी पे जितने भी जीव जंतु हैं वो पेड़ पौधे पे ही डिपेंड है, उसके ऑक्सीजन पे ही डिपेंड है। अगर हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो हमारे जो खाना है, जो हम खाना खाते हैं, वो ग्लूकोज के फॉर्म में आएगा ही नहीं। ये चीज़ मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत बार पढ़ा चुकी हूँ कि और जो ऑक्सीजन है वो हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद इसलिए इसको क्या कहते हैं, ट्री ऑफ लाइफ कहते हैं, ठीक है, इसे ट्री ऑफ लाइफ कहते हैं, जीवन का पेड़, जीवन का पेड़। याद रखेंगे आप लोग, लिखिए।
ठीक है। इसके बाद आप लोग याद रखिएगा कि ये जो होता है वो मसल मूवमेंट में बहुत काम करता है, मसल मूवमेंट में सहायक होता है, यानी पेशीय संकुचन में सहायक होता है। मसल मूवमेंट विजिबल है मूवमेंट, यानी पेशीय संकुचन में सहायक होता है। हमारे जो मसल्स है वो क्या हो रहा है, मूव कर रहा है, कहीं से कहीं हमारा मसल्स जो है मूव कर रहा है, यानी हमारा जो जीभ है वो क्या है, मस्कुलर ऑर्गन है, मस्कुलर ऑर्गन है। जो हमारा हार्ट है वो क्या है, मस्कुलर ऑर्गन है। तो हमारा जीभ मूव कर रहा है तभी तो मैं बोल पा रही हूँ, अगर हमारा जीभ मूव नहीं कर पाता तो मैं नहीं बोल पाती। तो यानी जो ये जो मूवमेंट हो रहे हैं, ये जो मूवमेंट हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, सेरेब्रम की वजह से, क्योंकि ये सहायकता प्रदान कर रहा है मुझे, मसल्स को क्या मूवमेंट दे रहा है, ठीक है, मसल्स को मूवमेंट दे रहा है। पेशीय संकुचन एक बार देख लेती हूँ यहाँ पे विजिबल है कि नहीं। चलिए विजिबल है, चलिए नोट कीजिए। इसके बाद आप लोग याद रखिएगा कि इस जो हमारा स्पीकिंग पावर है उस पर भी कंट्रोल कौन करता है, सेरेब्रम। स्पीकिंग पावर, जो स्पीकिंग पावर है हमारा बोलने का जो ऊर्जा है, पावर ऊर्जा, हाँ, तो उसे कौन कंट्रोल करता है, सेरेब्रम। इंग्लिश में ही लिख देती हूँ, स्पीकिंग पावर, स्पीकिंग पावर को कंट्रोल करता है। ठीक है, चलिए जल्दी कीजिए, उसके बाद मैं आगे चलती हूँ। चलिए इसके बाद एक लाइन मैं बताऊं, एक बात बताती हूँ कि जो लोग अल्कोहल गेन करते हैं, जो लोग शराब पीते हैं, उनका सबसे ज़्यादा प्रभावित क्या होता है, सेरेबेलम। सबसे ज़्यादा प्रभावित क्या होता है, सेरेबेलम। बताती हूँ कैसे, पहले लिखिए कि अल्कोहल ठीक है, अल्कोहल पीने वाले, अल्कोहल यानी शराब, ठीक है, पीने वाले ऐसे लिखेंगे, अल्कोहल सबसे ज़्यादा, देखिए सबसे ज़्यादा सेरेबेलम को प्रभावित करता है, प्रभावित करता है। कैसे मैम, ये आप ये कैसे कह पा रही हैं कि अल्कोहल सबसे ज़्यादा जो है वो सेरेबेलम को प्रभावित करता है? देखिए, जब भी इंसान अल्कोहल गेन करता है, जब भी शराब पीता है इंसान, तो आप उस शराब पिए हुए इंसान को अगर आप देखेंगे तो आप उसमें क्या देखेंगे कि वो इंसान सही ढंग से चल नहीं पा रहा है। यानी हमने क्या बताया अभी थोड़ी देर पहले, मैंने बताया कि सेरेबेलम जो होता है वो क्या करता है, शरीर को बैलेंस रखता है, यानी बॉडी को क्या करता है, बैलेंस फॉर्म में रखता है। ठीक है, तो जो शराब पिए हुए व्यक्ति होते हैं उनका जो शरीर होता है वो बैलेंस के फॉर्म में नहीं होता है, वो इधर उधर गिरते पड़ते रहते हैं। ठीक है, यानी ये किसको प्रभावित किया, शरीर के बैलेंसिंग को। यानी शराब पिया हुआ व्यक्ति वो अपने आप को बैलेंस्ड नहीं कर पाता है। ठीक है, उसके बाद बोलने का जो पावर है, जो स्पीकिंग पावर है, उस पर उसका कंट्रोल नहीं होता है। वो आप देखेंगे
रोड पे या फिर किसी भी साइड आपको जो शराबी होते हैं, जो शराब पीने वाले व्यक्ति होते हैं, ज़्यादा अल्कोहल गेन कर लेते हैं, तो वो आपको नाली में गिरे हुए मिल जाएंगे, या फिर वो कभी कभी बैठ के जानवरों से भी बात करने लग जाते हैं, यानी और बहुत ही गलत वर्ड बोल देते हैं, कुछ भी, मतलब उन्हें पता ही नहीं होता, सेंस ही नहीं है उनके पास कि वो क्या बोल रहे हैं, यानी उनकी जो स्पीकिंग पावर है वो ख़त्म हो चुकी है। उस वक्त वो अपने आप को पीएम, प्रेसिडेंट, क्या 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 बोलते रहते हैं, यानी कि ये मेरा कहने का मतलब है कि उनके पास जो बोलने की जो पावर है वो ख़त्म हो जाती है। और जो बोलने की पावर है, जो स्पीकिंग पावर है, उसको कौन कंट्रोल कर रहा है? सेरेबेलम, ठीक है। तो कौन जो अल्कोहल है वो सबसे ज़्यादा किसको प्रभावित कर रहा है? सेरेबेलम को, ठीक है। सेरेबेलम को लिखेंगे, प्रभावित करता है, इसीलिए इंसान अपने बॉडी को बैलेंस्ड नहीं कर पाता। उसके बाद जो उसका मसल्स मूवमेंट, इसमें मसल मूवमेंट भी आता है तो मसल मूवमेंट पे भी उसका कंट्रोल हट जाता है, यानी कि वो उसके मसल्स जो है वो साथ नहीं देते हैं, वो गिरते पड़ते रहता है, यानी कि मसल मूवमेंट्स भी क्या होता है, ख़त्म हो जाता है, नहीं कर पाता। और उसका पेशीय संकुचन भी प्रभावित होता है, ठीक है। और उसे उसका स्पीकिंग पावर भी खत्म हो जाता है, ठीक है। ये जो है अल्कोहल का सबसे ज़्यादा प्रभाव अगर हमारे बॉडी के किसी पार्ट में पड़ता है, यानी ये क्वेश्चन आता है कि एक व्यक्ति है जिसने अल्कोहल गेन की हुई है, एक व्यक्ति है जो अल्कोहलिक है जिसने अल्कोहल गेन किया हुआ है, उसका ब्रेन का कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा, सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन सा पार्ट होगा ब्रेन का? तो आपका आंसर होना चाहिए सेरेबेलम, ठीक है। आपका आंसर क्या होना चाहिए? सेरेबेलम। इसके बाद अगर ऑप्शन में सेरेबेलम ना हो, अगर ऑप्शन में सेरेबेलम ना हो तो क्या आंसर होना चाहिए मैम? तो आंसर होना चाहिए थैलेमस, ठीक है। हाइपोथैलेमस था और थैलेमस था, तो यानी कि जो अल्कोहल पिए हुए व्यक्ति का ना थैलेमस जो होता है ना वो भी प्रभावित हो जाता है। थैलेमस को भी ये क्या करता है? अल्कोहल प्रभावित करता है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर सबसे ज़्यादा प्रभाव किस अंग को करता है, किस भाग को करता है ब्रेन के? तो सेरेबेलम को करता है, उसके बाद थैलेमस, ठीक है। क्यों थैलेमस? क्योंकि आपने इसमें पढ़ा है कि 3 सेंसरी ऑर्गन आते हैं इसमें। कौन कौन से? नोज, टंग और स्किन। यानी मैंने क्या कहा अभी कि अगर एक व्यक्ति ने अल्कोहल ले लिया है, अल्कोहल गेन किया हुआ है, तो उससे अपने बोलने पे कोई कमांड नहीं होता है, ठीक है, कोई भी कमांड नहीं होता है टंग पे। उसके बाद सूंघने, अगर वो किसी चीज़ का स्मेल करेगा तो उसका दिमाग सेंस नहीं देगा कि वो किस चीज़ को स्मेल करता है। इसीलिए आप लोग देखेंगे बहुत ज़्यादा अगर अल्कोहलिक व्यक्ति होता है, कभी नाले में पड़े मिलेगा आपको, कभी कचड़े में गिरे मिलेगा आपको, यानी कि उसे स्मेल नहीं आ रही है, उसे सेंस नहीं हो रहा है कि मैं किस जगह पड़ा हुआ हूँ, ठीक है। कचड़े का भी उसको स्मेल नहीं आ रहा है कि वो किस जगह पड़ा हुआ है, ठीक है, यानी इसका भी लॉस्ट हो जाता है। तो नोट में लिखेंगे यहाँ पे, अगर आपने नोट कर लिया है या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, उसके बाद हम लिखते हैं, नोट करके लिखेंगे कि अल्कोहल थैलेमस को भी प्रभावित करता है। लिखिए अल्कोहल, नोट में लिखिएगा, अल्कोहल थैलेमस, थैलेमस किसका पार्ट है?
फोरब्रेन का पार्ट है, थैलेमस को भी प्रभावित करता है। ठीक है, यानी उस व्यक्ति को ना सूंघने का सेंस आएगा, ना टंग, ना बोलने का उसको सेंस होगा, उसके बाद ना ही उसके स्किन का कोई टच सेंस होगा। यानी कि अगर आप उसे एक थप्पड़ भी मार देंगे जोरदार तो उसको पता नहीं चलेगा। ठीक है, उसे पता नहीं चलेगा कि मुझे थप्पड़ मारा गया है, यानी वो चीज़ उसको सेंस ही नहीं होगा। या फिर कुछ चीज़ वो टच कर लेता है, ठीक है, गर्म सरफेस टच कर ले, कोल्ड सरफेस टच कर ले, यानी उसको बहुत ज़्यादा धूप लग रही है लेकिन उसे पता नहीं चलेगा कि मुझे बहुत ज़्यादा धूप लग रही है, उसे वाटर की कमी हो जाएगी, वो गिर जाएगा इंसान रोड पे, लेकिन उसे पता नहीं होगा कि मुझे वाटर की कमी हो रही है। यानी कि थैलेमस वाले जो भाग है, जो ब्रेन का थैलेमस वाला भाग है, वो भी इफेक्टिव होता है, तो यानी हम कह सकते हैं कि अल्कोहलिक व्यक्ति का थैलेमस और सेरेबेलम दोनों पार्ट जो होता है, दोनों ब्रेन का पार्ट क्या होता है, इफेक्टिव होता है, प्रभावित होता है। ठीक है, चलिए, आई होप आप सबको समझ में आया होगा, तो प्लीज़ नोट में इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, यानी थैलेमस में जो भी 3 सेंसरी ऑर्गन आता है वो अल्कोहलिक व्यक्ति उसको सेंस नहीं कर पाता है। ठीक है, चलिए, सेरेबेलम में इतना ही। अब हम चलते हैं मेडुला ओब्लोंगाटा की तरफ। अच्छा, अगर आप जानना चाहें कि अल्कोहल जो होता है वो किसके मिश्रण से बना होता है, तो अल्कोहल जो होता है ना वो इथेनॉल, एसीटोन, लिखेंगे अल्कोहल किसका मिश्रण है, किसका मिश्रण है बताइए। ये है इथेनॉल, लिखेंगे इथेनॉल प्लस एसीटोन प्लस एसिटल डिहाइड। ठीक है, ये अल्कोहल यानी जो शराब होता है वो इस चीज़, इन तीनों का मिश्रण होता है, इथेनॉल का, एसीटोन का, एसिटल डिहाइड का मिश्रण होता है। ठीक है, तो अब सवाल आता है कि मैम इसमें नशा के लिए कौन सा यूज़ होता है, क्या इथेनॉल से नशा होता है, क्या एसिटल डिहाइड से नशा होता है? नहीं, नशा होता है एसीटोन से। नशा यानी शराब में जो नशा होता है वो एसीटोन के कारण होता है, एसीटोन के कारण नशा होता है। ठीक है, और शराब अगर पूछे कि शराब किसका किसका मिश्रण है, अल्कोहल किसका किसका मिश्रण है, तो आपका आंसर होगा इथेनॉल का प्लस एसीटोन का प्लस एसिटिल डिहाइड का प्लस एसिटिल डिहाइड का। ठीक है, और इसमें पूछेगा कि नशा के लिए कौन जिम्मेदार है, इन तीनों में नशा के लिए कौन जिम्मेदार है, तो आपका आंसर होना चाहिए कि मैम यस सर, इसके लिए नशा के लिए एसीटोन क्या है, वो जिम्मेदार है, ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं हम दूसरा हिंड ब्रेन का दूसरा पार्ट यानी मेडुला ओब्लोंगाटा के बारे में। एक बार वीडियो देख लेती हूँ। ठीक है, चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे चलते हैं। देखिए अब दूसरे पार्ट को पढ़ते हैं। सेरेबेलम हो गया, अब हम पढ़ते हैं। अगर क्वेश्चन आए कि ट्री ऑफ लाइफ कई बार पूछा हुआ ये क्वेश्चन है। ठीक है, कि ट्री ऑफ लाइफ, जीवन का पेड़, ब्रेन के किस भाग को कहते हैं, तो किस भाग को कहते हैं, सेरेबेलम। अभी बताया ना मैंने कि सेरेबेलम को क्या कहते हैं, ट्री ऑफ लाइफ। ठीक है, अब हम दूसरा पार्ट पढ़ेंगे मेडुला ओब्लोंगाटा के बारे में। मेडुला ओब्लोंगाटा, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं MO। ये क्या करता है,
ये करता है बायोलॉजिकल, हमारे बॉडी में जो बायोलॉजिकल रिएक्शंस होते हैं उसको कंट्रोल करता है, बायोलॉजिकल रिएक्शन को कंट्रोल करता है। अब आप कहेंगे कि मैम बायोलॉजिकल रिएक्शन का मतलब क्या होता है, तो बायोलॉजिकल रिएक्शन का मतलब क्या होता है वो जानेंगे अभी जस्ट, ठीक है। तो पहले एक लाइन लिखेंगे कि मेडुला ऑब्लंगाटा एमओ किसको कंट्रोल करता है, मेडुला ऑब्लंगाटा बायोलॉजिकल रिएक्शन को कंट्रोल करता है, ठीक है। ठीक है, बायोलॉजिकल रिएक्शन को क्या करता है, कंट्रोल करता है। एमओ क्या करता है, मेडुला ऑब्लंगाटा क्या करता है, बायोलॉजिकल रिएक्शन को कंट्रोल करता है। बायोलॉजिकल रिएक्शन का मतलब मैम, बायोलॉजिकल रिएक्शन तो आपने बोल दिया, बायोलॉजिकल रिएक्शन का मतलब क्या होगा। देखिए वो क्रियाएं, वो अनैच्छिक क्रियाएं, अनैच्छिक यानी जो हमारी इच्छा से नहीं हो रही हैं। अनैच्छिक क्रियाएं मतलब क्या होता है कि वो क्रियाएं जो हमारी इच्छा पे डिपेंड नहीं है, जो अनैच्छिक हैं, जो मेरे इच्छा से के विरुद्ध काम कर रही हैं, मेरे इच्छा से, जिस पे मेरा अपना कोई कंट्रोल नहीं है, जिस पे मेरा अपना कोई कंट्रोल नहीं है, ठीक है। तो वो अनैच्छिक क्रियाएं लिखेंगे। बायोलॉजिकल रिएक्शन का पहले मतलब लिखिए, रिएक्शन वो अनैच्छिक क्रिया है वो अनैच्छिक क्रियाएं जो हमारे बॉडी में, हमारे शरीर में खुद होती हैं, हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता उस पर, ठीक है, खुद होती हैं। इट मीन्स बायोलॉजिकल रिएक्शन वो अनैच्छिक क्रियाएं हैं जो हमारी बॉडी में खुद होती है, उस पर हमारा कोई अपना कंट्रोल नहीं होता है। अब बायोलॉजिकल रिएक्शन में क्या आता है, तो बायोलॉजिकल रिएक्शन में दो चीज़ें आती हैं। एक तो होता है, पहले इसको नोट कीजिए फिर आगे चलते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलें। बायोलॉजिकल रिएक्शन में दो चीज़ें आती हैं, लिखेंगे बायोलॉजिकल रिएक्शन में दो चीज़ें आती हैं। पहला तो होता है वाइटल रिएक्शन, दूसरा होता है एसेसरी रिएक्शन, ठीक है। पहला होता है वाइटल रिएक्शन, दूसरा होता है एसेसरी रिएक्शन। वाइटल रिएक्शन का मतलब होता है जैविक क्रियाएं, हिंदी क्या होता है, जैविक क्रियाएं, ठीक है। और एसेसरी रिएक्शन में क्या होती हैं, सहयोगी क्रियाएं। याद रहेगा, ठीक है। सहयोगी क्रियाएं, जैविक क्रियाएं और सहयोगी क्रियाएं। वाइटल रिएक्शन क्या होता है, जैविक क्रियाएं, और एसेसरी रिएक्शन का मतलब होता है सहायक क्रियाएं या सहयोगी क्रियाएं। मुझे पता है कि अभी तक आप लोगों को नहीं समझ में आया कि वाइटल रिएक्शन में क्या आता है और एसेसरीज रिएक्शन में क्या आता है, वाइटल रिएक्शन में क्या आता है और एसेसरीज रिएक्शन में क्या आता है। क्योंकि आपने तो मैम अभी बताया कि बायोलॉजिकल रिएक्शन जो होता है
बायोलॉजिकल रिएक्शन जो होता है वो क्या होता है, बायोलॉजिकल रिएक्शन जो होता है वो अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं जो खुद पे खुद बॉडी में होती हैं, जिस पे अपना हमारा कोई अपना कंट्रोल नहीं होता है, जिस पे हमारा अपना कोई कंट्रोल नहीं होता है। तो आपने लिखा है वाइटल रिएक्शन और दूसरा आपने लिखा है एक्सेसरी रिएक्शन। तो इसका मतलब क्या है, देखिए वाइटल रिएक्शन का मतलब ये होता है कि वो अनैच्छिक क्रियाएं, ध्यान से सुनेंगे आप लोग, कि वो अनैच्छिक क्रियाएं, एक सेकेंड में पानी पी लेती हूँ, एक सेकेंड आप लोग वेट करेंगे। चलिए, हाँ, तो मैंने बताया कि वाइटल रिएक्शन जो होता है वो अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं। इसमें वो अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं जो हमारे बॉडी में अगर ना हो तो हमारी बॉडी की मृत्यु हो जाती है। क्या होती है, बॉडी की मृत्यु हो जाएगी। यानी कि वो अनैच्छिक क्रियाएं लिखेंगे इसमें कि वो अनैच्छिक क्रियाएं जैविक में, एक बार देखो कहाँ तक विजिबल है, उसके बाद लिखूंगी वरना ऊपर लिख दूंगी। कोई नहीं, इसको ऊपर लिखते हैं थोड़ा। वाइटल रिएक्शन और एक्सेसरीज रिएक्शन। ठीक है, वाइटल रिएक्शन किसे कहते हैं, इसको लिखिए, वो अनैच्छिक क्रियाएं, वो अनैच्छिक क्रियाएं जो हमारे शरीर में ना हो तो हमारी मृत्यु हो जाएगी, यानी सेवाएं समाप्त, मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, और ये एक्सेसरीज होती हैं। एक्सेसरीज रिएक्शन जो होता है वो अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं जो हमारे बॉडी में, शरीर में नहीं भी हो, यानी कि हो या ना हो, ठीक है, उससे हमारी मृत्यु नहीं होगी। ठीक है, यानी कि वो, देखिए, वो अनैच्छिक क्रियाएं, वो अनैच्छिक क्रियाएं जिनके ना होने पर शरीर के मृत्यु नहीं होगी। यानी वाइटल रिएक्शन में अगर वो क्रियाएं ना हो तो शरीर की मृत्यु हो जाएगी, और अनैच्छिक जो क्रियाएं, जो एक्सेसरीज रिएक्शन होती हैं उसमें वो अनैच्छिक क्रियाएं जिसके ना होने पर शरीर की मृत्यु नहीं होती है। ठीक है, तो इसमें कौन सी क्रियाएं आएंगी, तो ध्यान दीजिए, इसमें आती हैं रेस्पिरेशन, जो हमारे इंटरनल रिएक्शन होते हैं, रेस्पिरेशन, श्वसन जिसे हम कहते हैं श्वसन। ठीक है, दूसरा आता है इसमें डाइजेशन,
सोचिए, अगर रेस्पिरेशन नहीं होगा, श्वसन नहीं होगा हमारे बॉडी में, तो हम मर जाएंगे, इंसान क्या होगा, मर जाएगा, ठीक है। और श्वसन पे हमारा कोई इच्छा, ये अनैच्छिक क्रियाएं, श्वसन खुद पे खुद हो रहा है, हमारे चाहने से नहीं हो रहा है। या फिर जो डाइजेशन होता है ये भी खुद पे खुद होता है, हमने खाना तो खा लिया, तो क्या हम उस पर कोई वर्क करते हैं कि वो पच जाए भोजन, कि छोटी आंत के लिए हम कोई वर्क कर रहे हैं कि छोटी आंत जल्दी से भोजन पचा दे? नहीं, छोटी आंत अपना काम खुद कर रही है, बड़ी आंत अपना काम खुद करेगी, जो लीवर है वो अपना वर्क खुद कर रहा है। यानी कि इस पे हमारा अपना कोई कमांड नहीं है, ये अनैच्छिक क्रिया है जो खुद हो रही है, ठीक है। डाइजेशन, पाचन, इसके बाद आता है एक्सक्रीशन, यानी उत्सर्जन, ठीक है, यानी हम जो भी खाते पीते हैं उसका बॉडी से एक्सक्रीट आउट होना, ठीक है। उसके बाद आता है जो हार्ट बीट होता है, जो हार्ट बीट होता है वो भी इसी में आता है। हार्ट बीट, ये भी तो हार्ट बीट तो खुद होता है ना, उस पर भी तो हमारा कोई अपना कमांड नहीं है, हार्ट बीट, ठीक है। तो ये सारी क्रियाएं जो है वो कौन सी होती है, वो होती हैं वाइटल रिएक्शन। कौन सी क्रियाएं होती हैं, वाइटल रिएक्शन। इसके बाद आता है ब्लड सर्कुलेशन, इसमें ब्लड सर्कुलेशन भी आता है, ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन। ये सारी चीज़ें आती हैं वाइटल रिएक्शन में। अगर ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी में ना हो, ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी में ना हो, तो हमारे शरीर की मृत्यु हो जाएगी, हमारे शरीर की क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। रेस्पिरेशन ना हो, डाइजेशन ना हो, एक्सक्रीशन ना हो, हार्ट बीट ठीक ना चले, ब्लड सर्कुलेशन ठीक ना चले, तो हमारी बॉडी क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। इसी को क्या कहते हैं हम, वाइटल रिएक्शन, वाइटल रिएक्शन। अब सेसरीज रिएक्शन क्या होती है, वो अनैच्छिक क्रियाएं जिनके ना होने पर शरीर की मृत्यु नहीं होती। यानी इसमें कौन कौन सी क्रियाएं आएंगी, एक तो आती है हिचकी, हिचकी, हिकअप्स, हिकअप्स, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, डकार, ये भी अनैच्छिक क्रिया है, खुद ही बॉडी करती है, हमारा इस पर कोई कंट्रोल नहीं होता है, ठीक है। डकार यानी बर्प, ये भी खुद होता है, ठीक है। यानी कि मैंने क्या कहा कि वो अनैच्छिक क्रिया जिसके ना होने पर शरीर की मृत्यु नहीं होगी। यानी कि हिचकी ना आए तो हमारे शरीर की मृत्यु थोड़ी हो जाएगी, कि हिचकी नहीं आएगा तो हमारे शरीर की मृत्यु हो जाएगी, या फिर डकार नहीं आने से हमारे शरीर की मृत्यु हो जाएगी। और क्या आता है इसमें बताइए, इसमें आता है छींक, छींक, देखिए छींक, स्नीजिंग, ठीक है। हिचकी को क्या कहते हैं, हिकअप्स, डकार को वर्ब, छींक को क्या कहते हैं, स्नीजिंग। उसके बाद आता है इसमें कोल्ड, कोल्ड, कोल्ड भी इसी में आता है, ठीक है। और बताइए क्या आता है, कोल्ड हो गया। उसके बाद हाँ, खरास, खरास, या फिर जो जमाई आती है, जमाई, नींद आने से पहले, वो भी क्या है, अनैच्छिक क्रिया है। उसके बाद आता है ब्लिंकिंग ऑफ आईज, ऑफ आईज, ब्लिंकिंग ऑफ आईज यानी पलकों का झपकना। पलकों, जिन्हें नहीं दिख रहा है वो सुन के दिख लेंगे एक लाइन, ठीक है। पलकों का झपकना, ये सारे रिएक्शन कौन कंट्रोल करता है, और ये सारे रिएक्शन यानी वाइटल रिएक्शन भी, एसेसरीज रिएक्शन भी, ये सारे रिएक्शन कौन कंट्रोल करता है, ये सारा का सारा रिएक्शन कौन कंट्रोल करता है, मेडुला ऑब्लोंगाटा। मेडुला ऑब्लोंगाटा ये सारे रिएक्शन जो अनैच्छिक क्रियाएं हैं, हमारी बॉडी की सारी अनैच्छिक क्रियाएं, चाहे वो वाइटल रिएक्शन हो या एसेसरीज रिएक्शन हो, चाहे वो वाइटल रिएक्शन हो या एसेसरीज रिएक्शन हो, वो कौन कंट्रोल करता है, मेडुला ऑब्लोंगाटा, ठीक है, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। और आगे एक चीज़ केवल बचा हुआ है अब, क्या, वो है पोन्स वेरोलाई, पोन्स वेरोलाई। चलिए लिखिए, चलिए अब पढ़ते हैं हम लोग
हिंड ब्रेन का सबसे अंतिम वाला भाग पोन्स वेरोलाई, पोन्स वेरोलाई। और इसके बाद ये चैप्टर नर्वस सिस्टम पूरा कम्प्लीटली ख़त्म हो चुका होगा। ठीक है, बहुत ही डिटेल में मैंने ये क्लास लिया है। सारे के सारे जितने भी मैंने बायोलॉजी के अब तक चैप्टर पढ़ाए हैं सारे के सारे बहुत ही डिटेल में बताया है। जितने भी आपके वनडे एग्ज़ाम हैं इससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं बनेगा। कोई भी एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं तो उससे बाहर, इन चीज़ों से बाहर आपका क्वेश्चन नहीं बनने के चांस है। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम पढ़ेंगे हिंड ब्रेन के बारे में। चलिए हिंड ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं। हिंड ब्रेन का लास्ट जो है पोन्स वेरोलाई, देखिए पोन्स वेरोलाई, पोन्स वेरोलाई। ठीक है, ये क्या करता है, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम को कंट्रोल करता है। इसका एक ही काम है कि ये रेस्पिरेटरी सिस्टम को कंट्रोल करता है। ये क्या करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र। ठीक है, श्वसन तंत्र को कंट्रोल करता है। ठीक है, क्या करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को कंट्रोल करता है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ यहाँ पे और जानने की बात है कि आप अभी मैंने पढ़ाया कि रेस्पिरेशन को कौन कंट्रोल करता है। अभी मैंने वाइटल रिएक्शन में लिखा था कि पोन्स वेरोलाई जो मेडुला ऑब्लोंगाटा है वो क्या करता है, रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है। और यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को कंट्रोल करता है। तो ये दोनों बहुत ही कन्फ्यूजिंग है, बहुत ही कन्फ्यूजिंग सवाल है। तो यहाँ पर आप नोट में लिखेंगे, नोट में यहीं पे कि रेस्पिरेशन प्रोसेस को यानी प्योर रेस्पिरेशन को, रेस्पिरेशन या रेस्पिरेटरी प्रोसेस को मेडुला ऑब्लोंगाटा कंट्रोल करता है। ठीक है, उम्मीद है आप लोग को समझ में आई होगी। जब भी क्वेश्चन पूछे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम को, ब्रेन का कौन सा भाग, ब्रेन का कौन सा पार्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम को कंट्रोल करता है, तो आपका आंसर होगा क्या होगा, पोन्स वेरोलाई। जब रेस्पिरेटरी सिस्टम देगा तो पोन्स वेरोलाई, जब रेस्पिरेशन देगा या रेस्पिरेटरी प्रोसेस देगा या रेस्पिरेशन प्रोसेस देगा तब क्या आंसर होना चाहिए, मेडुला ऑब्लोंगाटा। ठीक है, आज ये चैप्टर आपका खत्म हो चुका, नर्वस सिस्टम खत्म हो चुका। ठीक है, नर्वस सिस्टम खत्म हो चुका है। ठीक है, अगले क्लास में आप लोग क्या पढ़ेंगे कमेंट करेंगे। ठीक है, और इस चैप्टर में जिन्हें भी कहीं भी कोई भी चीज़ में प्रॉब्लम हो रही है वो प्लीज़ कमेंट करेंगे, अगले क्लास में उसका मैं आंसर कर दूंगी। ठीक है, तो प्लीज़ जिन्हें भी मेरी मेहनत पसंद आ रही है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। ठीक है, ओके बाय, मिलते हैं अगले क्लास में।